दोस्तों, आज हमारी स्टोरी का हीरो एक बहुत बड़ा कारोबारी करोड़पति शख्स, इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर और कई अवार्ड जीतने वाली फिल्म का प्रोड्यूसर और हमारे हीरो की ऑटोबायोग्राफी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस न्यूयॉर्क टाइम्स की नंबर 1 बेस्ट सेलर बनी, जिसका 4 जुबानों में तर्जमा किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपने ही सही समझा, हमारा हीरो है क्रिस गार्डनर, द ग्रेट विनर्स। दोस्तों, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग आपको मिलेंगे, इनकी कामयाबी के पीछे एक लाजवाब मेहनत और स्ट्रगल की कहानी मिलेगी। हमारे हीरो की जिंदगी में भी शुरू से कुछ ऐसा ही था। टॉयलेट में रात गुजारने से लेकर नौकरी में पूरे दिन पानी न पीना के पेशाब के लिए उठना पड़ेगा और वक्त ज़ाया होगा। दोस्तों, ये क्रिस गार्डनर की सच्ची कहानी है। क्रिस गार्डनर का जन्म 9 फरवरी 1954 को विस्कॉन्सिन मिल्वॉकी में हुआ था। इनका बचपन बहुत मुश्किल था क्योंकि गरीबी और ऊपर से इसका शराबी सौतेला बाप, इसकी और इसकी माँ की ज़िंदगी जिसने जीर्ण की हुई थी। इसकी माँ ने उसे पालने के लिए बहुत मेहनत की थी। इसकी माँ ने हमेशा इसका हौसला बढ़ाया और हमेशा इसके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा बढ़ाया। जब क्रिस 16 साल के थे तो वो टीवी पर बास्केटबॉल का मैच देख रहे थे कि कमेंट्री करने वाले शख्स ने 2 प्लेयर्स के बारे में कहा कि ये आगे जाके ग्रेट खिलाड़ी बनेंगे। इसकी माँ इसके पास बैठी थी। इसने कहा, तुम भी तो ऐसे हो सकते हो। क्रिस स्कूल से पास होने के बाद अमेरिकन नेवी में शामिल हो गए और वहाँ 4 साल तक काम किया। 1918 में क्रिस अपनी बीवी लेंडा और बेटे क्रिस्टोफर के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहता था। इसने अपने सारे पैसे लगाकर बोन डायनेस्टी स्कैनर नाम की ढेर सारी मशीनें इस इरादे से खरीदी थी कि वो बहुत जल्द बिक जाएंगी और वो बहुत अमीर हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसके ये स्कैनर डॉक्टर खरीदना पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन क्रिस को घर का खर्चा चलाने के लिए कम से कम 2 मशीनें बेचनी ही पड़ती थी। इन हालात में क्रिस की ज़िंदगी बहुत परेशानी में गुजर रही थी। 2 माह से इसने अपने घर का किराया नहीं दिया था और घर का खर्च चलाने की सारी जिम्मेदारी लिंडा के कंधों पर आ जाती है, जो डबल शिफ्ट में काम करती है। हर बार क्रिस की नाकामी से लिंडा को लगने लगा था कि क्रिस अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। पैसे की कमी की वजह से इन दोनों में अक्सर झगड़ा होने लगता था। मामूल के मुताबिक क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर को स्कूल छोड़ने के बाद स्कैनर बेचने निकल पड़ता, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल इसको खरीदने के लिए तैयार ना होता। वो जब घर आता तो लिंडा उससे टैक्स के बारे में बताती है। इसी दौरान पुलिस वाला उसकी गाड़ी को नो पार्किंग एरिया से उठा के ले जाता है। रोज़ की तरह खाली हाथ अपने घर जाता और खाना खाने के बाद रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने लग पड़ता, जो इस ज़माने में नया नया आया था। लिंडा और क्रिस में टैक्स के पैसे को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। अगले दिन इसको एक महंगी गाड़ी से उतरता एक आदमी नजर आता है। क्रिस इसके काम के बारे में पूछता है। वो सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहता है वो वहाँ स्टॉक ब्रोकर का काम करता है। क्रिस इस बिल्डिंग से निकलते हुए खुश लोगों को देखता है। क्रिस भी वो खुशी पाना चाहता है और उसे लगता है कि यही रास्ता खुशी की तरफ जाता है। लिंडा इसकी स्टॉक ब्रोकरी की नौकरी पर इसका मजाक उड़ाती है क्योंकि वो कम पड़ा हुआ था। अगले दिन वो इस बिल्डिंग में नौकरी के फार्म लेने जाता है और अपना स्कैनर एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास छोड़कर अंदर जाता है। फार्म पुर करने के दौरान वो स्ट्रीट आर्टिस्ट को स्कैनर साथ भागते देखता है। वो पूरी बात सुने बिना ही इसके पीछे भागने लगता है और वो ट्रेन में बैठकर चली जाती है। अगले दिन वो खुद अपना फार्म इस कंपनी में सबमिट करवाता है। जब वो बिल्डिंग से बाहर आता है तो वो लड़की स्कैनर समेत उसे नज़र आ जाती है। वो इसे आकर अपना स्कैनर छीन लेता है। जब वो 2 स्कैनर लेकर घर जाता है तो लिंडा रोना शुरू कर देती है। क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर के जन्मदिन पर बास्केटबॉल गिफ्ट करता है। क्रिस जे से मिलता है। वो टैक्सी में बैठ के जाने वाला था। क्रिस भी इसके साथ टैक्सी में बैठ जाता है। जे रूबिक क्यूब सॉल्व करने में लगा था। क्रिस ने अपना टैलेंट दिखाने के लिए रूबिक क्यूब को बहुत जल्द सॉल्व कर लिया, जिससे जे बहुत मुतासिर हो गया। जे का घर आ गया, वो उतर कर घर चला गया और क्रिस को इसका किराया देना पड़ा, लेकिन इसके पास पैसे ना थे। वो टैक्सी से निकलकर भागकर ट्रेन में दाखिल होता है, लेकिन इसका स्कैनर बाहर गिर जाता है। वो फ़ोन करके लिंडा से सॉरी बोलता है क्योंकि वो क्रिस्टोफर को लेने इसके स्कूल ना जा सका। क्रिस्टोफर को स्कूल लेने के लिए लिंडा को अपनी एक शिफ्ट छोड़नी पड़ी। लिंडा नाराज़ होकर घर छोड़ के चली जाती है। अगली सुबह वो लिंडा से क्रिस्टोफर के स्कूल के सामने मिलता है। लिंडा इससे बहुत नाराज़ थी। वो क्रिस्टोफर को इसके पास छोड़ के चली जाती है। क्रिस जब शाम को घर पहुंचता है 2 माह का किराया न देने की वजह से मालिक मकान इसको घर छोड़ने का कहता है। मालिक मकान इसकी मिन्नत समाजत की वजह से कुछ दिन की मोहलत दे देता है। अगले दिन उसे पुलिस गिरफ्तार करने आ जाती है क्योंकि इसने नो पार्किंग का चालान अदा न किया था।
पुलिस स्टेशन जाके वो चालान भरता है और पुलिस वाला कहता है सुबह ये चालान वेरीफाई होगा। वो कहता है सुबह 10 बजे इसका इंटरव्यू है। दोस्तों पुलिस वाला नहीं मानता। वो लिंडा को फ़ोन करके क्रिस्टोफर का ख्याल रखने के लिए कहता है। वो भागकर 10 बजे ऑफिस पहुंचता है और फिर अपने इंटरव्यू पैनल के लोगों को चालान के बारे में बताता है, जिसको सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। क्रिस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाता है और उसे 6 माह की ट्रेनिंग का कहा जाता है। ऑफिस के बाहर उसे जे बताता है कि उसे 6 माह की कोई सैलरी नहीं मिलेगी जिस दौरान वो ट्रेनिंग करेगा। लिंडा अपनी वेटर्स की जॉब के लिए क्रिस्टोफर को इसके बाप के पास छोड़ के चली जाती है। वो अपना सामान लेकर एक सस्ते से होटल में चला जाता है और क्रिस्टोफर बास्केटबॉल प्लेयर बनने की बात कहता है। क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर को कहता है कि अगर कोई तुम्हें ये बात कहे कि हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते तो उसकी बात मत मानना, चाहे वो तुम्हारा अपना ही बाप क्यों ना हो। अगर हम ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों क्रिस को ट्रेनिंग में पता चलता है कि सभी कैंडिडेट में से सिर्फ एक की सिलेक्शन होगी। क्रिस के लिए ये बात बहुत मुश्किल थी क्योंकि वह ना आला तालीम याफ्ता था और ना ही स्टॉक के बारे में कुछ जानता था। क्रिस पर पहले ही बहुत प्रेशर था और इसका ट्रेनिंग इंचार्ज अपने पर्सनल कामों के लिए क्रिस को इधर उधर दौड़ाता रहता था। इस वजह से इसके बहुत सारे काम जो बहुत ज़रूरी थे वो छूट जाते थे। अपने काम ख़त्म करके क्रिस्टोफर को स्कूल से लेकर काफ़ी लंबा सफ़र करके उसे घर ले जाना पड़ता था और वो मुसलसल कॉल्स करता था और वो पानी भी नहीं पीता था कि वॉशरूम में जाकर इसका वक्त ज़ाया हो जाएगा। जो काम इसके साथी 9 घंटों में पूरा करते थे उसे वो 6 घंटों में पूरा करना था। क्रिस एक बहुत बड़े गाहक को मिलने जाने लगता है कि उसका ट्रेनिंग इंचार्ज अपनी गाड़ी पार करने के लिए कहता है, जिससे वो ये मौका भी खो देता है। इसका गाहक अगले दिन फुटबॉल मैच देखने जा रहा होता है कि क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ इसके पास आ जाता है। वो सब फुटबॉल मैच देखने चले जाते हैं। वहाँ पर वो कहता है कि वो क्रिस से इंस्पायर है लेकिन इसकी कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर ने उस मैच को बहुत इंजॉय किया। तब बहुत ज़्यादा परेशानी से इसका सामना होता है। जब वो होटल वापस जाता है तो देखता है कि इसका सामान कमरे से बाहर है और कमरे को ताला लगा हुआ है। यूं लगता था कि सारी परेशानियों को बस एक ही बंदा नज़र आता है और वो था क्रिस। दोस्तों होटल से निकलकर दोनों बाप बेटा स्टेशन चले जाते हैं और रात गुजारने का सोचने लगते हैं। फिर वो क्रिस्टोफर के साथ खेलना शुरू कर देता है। वो खेलते खेलते क्रिस्टोफर को टॉयलेट में ले जाता है और वहाँ कागज़ नीचे बिछाकर क्रिस्टोफर को अपनी गोद में सुला देता है और बाद में कोई आदमी दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन क्रिस दरवाज़ा नहीं खोलता। इसने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को कभी इतना बेबस और मजबूर नहीं समझा था। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और वो रोने लग जाता है। अगले दिनों में दोनों बाप बेटा चर्च में रहने के लिए लाइन में लग जाते हैं। नौकरी के लिए फाइनल इम्तिहान देने के बावजूद क्रिस को अपनी नौकरी लगने की बिल्कुल उम्मीद ना थी। वहाँ से बाहर आकर उसे मिस्टर मार्टर मिलते हैं जो अपना पर्स घर भुलाने की वजह से क्रिस से टैक्सी का किराया सिर्फ $5 उधार मांगते हैं। आज रात इनको चर्च में जगह नहीं मिलती तो वो क्रिस्टोफर के साथ ट्रेन में ही सो जाता है। पैसे इकट्ठे करने के लिए वो अपना ब्लड बेचता है। इन पैसों से स्कैनर ठीक करता है और स्कैनर बेचकर कुछ ज़्यादा पैसों का इंतज़ाम करता है ताकि आज रात होटल में जाकर वो आराम से सो सके और कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भुला सके। अगली सुबह वो क्रिस्टोफर के साथ बीच पर कुछ सुकून वाले लम्हात जीता है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो मिस्टर मार्टन इसकी शर्ट की तारीफ़ करते हैं जो नई और उजली होती है और वो इसे कहते हैं कि तुम कल भी ये शर्ट पहन कर आना क्योंकि कल तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है। इस दिन क्रिस बहुत खुश होता है और कहता है कि इसी एहसास को खुशी कहते हैं।